हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे बीम्स के बारे में। अब तक इससे पहले हम लोग कनेक्शंस पढ़ चुके थे और हम लोग टेंशन मेंबर और कॉम्प्रेशन मेंबर अपना कंप्लीट कर चुके थे। तो ये जो टेंशन मेंबर, कॉम्प्रेशन मेंबर और कनेक्शन जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें एक चीज हम लोगों का कॉमन जो होता था वो हम लोग उसमें से बात कर रहे थे आपको एक्सियल फोर्सेस के बारे में। तो एक्सियल फोर्स जो है वो आपको कोई भी मेंबर आप यूज करते थे उसके सीजी पे आपका ऐड करता था, उसके वजह से या तो उसमें टेंसाइल फोर्स आता था या उसमें कॉम्प्रेसिव फोर्स आता था। टेंसाइल आता था तो टेंशन के लिए डिजाइन करते थे, कॉम्प्रेसिव आता था तो कॉम्प्रेशन के लिए डिजाइन करते थे, और उसके बाद हम लोग उसका कनेक्शन भी बनाते थे। यही तीनों चीज हम लोग अभी तक डिस्कस किए हैं। तो ये जो हम लोग डिस्कस किए हैं ये सारा चीज आपको ट्रसेस में वैलिड होता है, क्योंकि आपको प्योर एक्सियल कंडीशन जो होता है वो ट्रस में होता है, इसमें आपको बेंडिंग नहीं होता है, ट्रांसवर्स लोडिंग नहीं होता है। तो प्योर कॉम्प्रेशन भी आपको ट्रस में ही आता है, क्योंकि बाकी जब आप कॉलम्स में आते हैं तो उसमें आपको प्योर एक्चुअली जो हम लोग अभी डिस्कस किए कॉम्प्रेशन मेंबर में कॉलम्स में हम लोग प्योर एक्सियल लोडिंग के लिए कंसिडर किए हैं कि ये आपका एक अगर कॉलम है तो इसके सेंटर पे आपका लोड एक्ट कर रहा है। बट एक्चुअल केस में क्या होता है, कुछ इसेंट्रिसिटी आता है, उसके वजह से बेंडिंग आता है, फिर हम लोग उस बेंडिंग फोर्सेस को हम लोग अभी कंसिडर नहीं किए, बट कॉलम में वो एक्चुअल केसेस में आता है। तो जब हम लोग अब ट्रस वाला तो हमारा पोर्शन हो गया, इसमें हम लोग टेंशन, कॉम्प्रेशन और कनेक्शन तीनों कर लिए हैं। लेकिन जब हम लोग बिल्डिंग्स में आएंगे, ब्रिजेस में आएंगे, तो उसमें आपको जैसे कॉलम्स लगते हैं, कॉलम्स में आगे का जो चीज होता है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है इसलिए उसमें डिस्कस नहीं हुआ है, बट उसमें आपको बकलिंग आता है, फिर उसके हिसाब से आपको सारे कंडीशंस उसके चेक करने पड़ते हैं, बेंडिंग के हिसाब से चेक करना पड़ता है। फिर आता है आपका बीम्स। तो बीम्स क्या होता है, बीम्स वो एक मेंबर होता है जिसके ऊपर एक्सियल लोडिंग नहीं लग करके ट्रांसवर्स लोडिंग लगता है। ट्रांसवर्स लोडिंग किसको कहेंगे, जैसे ये आपका बीम है, इसका ये वाला एक्सेस होता, तो इस पे हम लोग अब तक पढ़ रहे थे कि या तो टेंशन आएगा या कॉम्प्रेशन फोर्स आएगा। लेकिन अब अगर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे अगर लोड इस तरह से इसके ऊपर एक्ट करेगा तो इसमें क्या आएगा, बेंडिंग आएगा। तो अब इसमें एक्सियल की वजह से टेंशन और कॉम्प्रेशन पहले हम लोग पढ़ते थे जो प्राइमरी होता था, अब ऐसे जब हम लोग बीम्स के केस में पढ़ेंगे जिसमें ट्रांसवर्स लोडिंग आएगा, इसमें आपका बेंडिंग होगा इंपॉर्टेंट। बेंडिंग आपका मेन फैक्टर होता है। इस बेंडिंग के लिए आप बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं, और आप चेक करते हैं कि जो आपका बेंडिंग मोमेंट आता है वो आपके बेंडिंग स्ट्रेस से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। अब उस बेंडिंग स्ट्रेस का भी, जैसे हम लोग अब तक एक्सियल फोर्स के लिए पढ़ रहे थे तो हम लोगों को एक्सियल एक कॉम्प्रेसिव फोर्स या टेंसाइल फोर्स होता था, उसका हम लोगों को लिमिट्स पता होता था कि जैसे हम लोग 0.6 FY कंसिडर करके चलते थे। तो उसी तरह हम लोग अब पढ़ेंगे कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में बेंडिंग स्ट्रेस पढ़े होंगे कि बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू M/Z होता है। ठीक है, MI/Y होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में M/Z लिखते हैं। तो अब Z क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस होता है। M क्या होता है, जो आपका मोमेंट आपके बीम के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो आपको क्वेश्चंस जब हम लोग बीम्स के करेंगे तो बीम्स का प्राइमरी फंक्शन आपको समझ में आना चाहिए कि एक ये बीम है, इसके ऊपर आपको कुछ लोडिंग आ रहा होगा। अब उस लोडिंग के लिए आपको एक तो बेंडिंग चेक करना है, लेकिन अगर ये लोडिंग है, अगर ये आपको सिर्फ प्योर बेंडिंग दे रहा है तो प्योर बेंडिंग के लिए आप चेक करेंगे। लेकिन अगर प्योर बेंडिंग नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है वो कंडीशंस हम लोग जानेंगे, और फिर जब नहीं दे रहा है तो हम लोग उसके लिए क्या कंसिडरेशंस ले सकते हैं, किस तरह से IS कोड हम लोगों को परमिट करता है कि अगर सिर्फ प्योर बेंडिंग नहीं आ रहा है, उसके साथ साथ आपको लैटरल इंस्टेबिलिटी आ रहा है, तो लैटरल इंस्टेबिलिटी के लिए आप क्या प्रोसीजर्स करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो 2 क्लास में हम लोग अपने बीम्स के चैप्टर को रखेंगे। एक क्लास में आज हम लोग सारे थ्योरी डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत ही छोटा यूनिट है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको एक रोल और आएगा जो आप यूनिट 1 में आप पढ़ते थे, टाइप्स ऑफ लोड्स। उसमें आप डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, ये सारी चीजें पढ़ते थे, जिसमें से आपको डेड और लाइव आपका एटलीस्ट अभी कंपलसरी कंडीशन में आपको इसमें आएगा, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आपको इसके ऊपर अगर एक डायरेक्टली एक यूडीएल लोड दे देगा तो उस लोड के लिए फिर आपका मोमेंट क्या आएगा, या फिर अगर आपको फुल लोडिंग नहीं है या पॉइंट लोडिंग है तो उसके हिसाब से मोमेंट क्या आएगा। और एक तो ये केस आएगा, दूसरा आएगा कि आपको ये जो लोडिंग है ये एग्जैक्टली ये नहीं बता रहा है कि टोटल लोडिंग कितना है, तो उस केस में आपको ये बता रहा है कि आपका डेड लोड कुछ सेपरेट है, आपका लाइव लोड कुछ सेपरेट है, और आपको कहेगा कि आप टोटल लोड निकालते हुए आप अपना सॉल्यूशन कीजिए। तो टोटल लोड कैसे निकालेंगे जब आपको डेड लोड किस तरह से कैलकुलेट होता है ये नहीं पता होगा, और लाइव लोड किस तरह से कैलकुलेट होता है ये नहीं पता होगा। तो जब तक ये पहले यूनिट वाला जो चीजें हैं ये जब तक आपको नहीं पता होगा कि आप लाइव लोड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी हम लोग आज के क्लास में जानेंगे कि लोड्स हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर रखेंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बीम्स में आएगा भी नहीं और बहुत ज्यादा डीप हम लोग जाएंगे भी नहीं।
उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जैसे ट्रांसवर्स लोडिंग तो आपको पता हो गया कि ये जो आपके एक्सिस के परपेंडिकुलर जो आपको लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो आपको हो गया ट्रांसवर्स लोडिंग। अब एक लोडिंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं लैटरल लोडिंग। तो लैटरल लोडिंग हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लैटरल होता है जैसे कि आपका ये अगर एक आई सेक्शन है, अगर आप आई सेक्शन को यूज कर रहे हो और इस पे आपको लोड एक्ट कर रहा है, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से इधर से या इस तरफ से जो कुछ फोर्सेस आएंगे जो आपके बीम को क्या करेंगे, बेंड करने की कोशिश करेंगे, ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं लैटरल इनस्टेबिलिटी, कि लैटरली आपको जो भी फोर्सेस आ रहे हैं या आपको जो इफेक्ट आ रहा है उसके वजह से इनस्टेबिलिटी आ रहा है आपके बीम में। तो वो आप निकालना जानेंगे कि वो क्या होता है, किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग हम लोग जो बीम सेक्शन यूज करते हैं, तो बीम सेक्शन में कैसे कैसे हम लोग सेक्शंस यूज करते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग में जब हम लोग स्टील टेबल डिस्कस कर रहे थे तब भी हम लोग डिस्कस किए थे कि सबसे बेस्ट जो हमारा बीम का अगर केस होता है उसमें जो हम लोग मेंबर्स चूज करते हैं, मेंबर्स तो आपको स्टील टेबल पे जो अवेलेबल है वही चूज करेंगे। तो स्टील टेबल में आपको अवेलेबल होता है जैसे एंगल, उसके बाद चैनल, फिर आपको आई और आपको टी, यही सारे आपको शेप्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं। तो एंगल जो होता है और चैनल जो होता है, ये दोनों, और सॉरी ये टी भी, ये तीनों जो चीज मेंबर्स हैं, ये तीनों आपको ट्रांसवर्स लोड लेने के लिए इनस्टेबल होते हैं। ये बहुत हैवी लोड्स नहीं ले सकते हैं, ट्रांसवर्स लोड्स लेते हैं। जैसे हम लोग एंगल्स को हम लोग यूज करते हैं पर्लिन्स में। पर्लिन्स क्या होते हैं, जब हम लोग रूफ ट्रस की बात करते हैं, तो अगर हम लोग रूफ ट्रस ये बना रहे हैं एक घर का, और इसमें जैसे हमारा ऊपर में ये शीटिंग आता है, तो ये शीटिंग किस पे रेस्ट करता है, तो ये हमारा प्रिंसिपल राफ्टर होता है। इसके ऊपर हम लोग या तो चैनल यूज करते हैं या फिर हम लोग इस तरह से एंगल यूज करते हैं, और इसके ऊपर हमारा शीट जो है ये आकर के इस तरह से रेस्ट करता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग अभी स्टील रूफ ट्रस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये पर्लिन्स क्या होता है, कैसे उसके कैलकुलेशंस होते हैं। तो उसमें आप पढ़ेंगे कि पर्लिन्स जो है ये भी एक तरह से आपको बीम के तरह ही काउंट होता है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन होता है कि इसका लोड जो है बहुत ही लाइट होना चाहिए। सिर्फ आपको जब लोड जो है वो बियर करने से ज्यादा सिर्फ उसका स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो, वैसा जगह। जैसे रूफ ट्रस में क्या है कि आपको उसके ऊपर कोई बहुत हैवी लोड्स नहीं आना है रूफ के ऊपर, लेकिन क्या है कि उसका स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, वो कनेक्टेड प्रॉपर्ली नहीं होगा तो फिर वो आपको इनसिक्योर हो जाएगा वो। तो इसके लिए हम लोग एंगल्स यूज करते हैं एज ए बीम। उसके बाद आता है आपका चैनल सेक्शंस। चैनल सेक्शंस को हम लोग बीम की तरह यूज कर सकते हैं, बट ये भी आपको बहुत ही लाइट लोड्स के लिए होता है। लाइट लोड्स, ये आपको बहुत हैवी लोड जब आप चेक करेंगे डिजाइन करके कभी, तो आप जब चेक करेंगे कि आपका लोड फॉर एग्जांपल अगर 200 किलो न्यूटन आ रहा है, तो उसके हिसाब से जब आप बेंडिंग स्ट्रेस चेक करेंगे, तो जो आपको बेंडिंग स्ट्रेस क्या निकालते हैं, M/Z। तो ये Z आप कहाँ से लेंगे, ये लेंगे आप स्टील टेबल से। तो जब आप स्टील टेबल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रोवाइडेड आपके जितने भी चैनल्स अवेलेबल हैं उसमें आपको ये Z जो रिक्वायर्ड आपका आ रहा है वो इसमें किसी भी सेक्शन में अवेलेबल नहीं होगा। तो उस केस में फिर आपको क्या करना होगा, बिल्टअप सेक्शन पे जाना होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके जो चैनल्स होते हैं, जो आपको Z रिक्वायर्ड आएगा, अगर आप उसको I में चेक करेंगे तो हो सकता है कि आपको अगर टोटल 20 सेक्शंस अवेलेबल हैं स्टील टेबल में, तो शायद आपका जो 10th या 11th वाला जो मेंबर होगा उसमें आपका Z रिक्वायर्ड पूरा हो जाएगा। और लेकिन आपका चैनल जो है ये अगर आपको 20 अवेलेबल है स्टील टेबल में, तो आपको 20 में भी आपको ये पूरा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है जो सबसे हाईएस्ट Z जो है आपका चैनल का है वो भी आपको बेंडिंग को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग चैनल्स यूज करते हैं जब हम लोगों का लाइट स्ट्रक्चर होता है या लाइट वेट हम लोगों का होता है। तो ओवरऑल जो हम लोगों का फाइनल जो आता है वो यही होता है कि हम लोग जो आई सेक्शन यूज करते हैं, हम लोग इसी को अलग अलग शेप्स में यूज करते हैं बीम्स में। अब बीम्स में भी जब आपको लोड्स आते हैं तो वो हैवी और बहुत ही हैवी होते हैं, तो उस केस में हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कौन सा वाला सेक्शन हम लोग चूज करेंगे। तो जैसे अब आई सेक्शन को देखिए, आप यहाँ पे 4 सेक्शंस देख रहे होंगे, चारों आपको बेसिकली आई सेक्शन के शेप में ही है। बस इसमें क्या है कि ये जो 3 और 4 है ये आपको बिल्टअप सेक्शंस है, बिल्टअप सेक्शंस। और ये जो दोनों हैं ये हैं आपको रोल्ड सेक्शंस, जो आपको स्टील टेबल में आप पढ़ते हैं, ये है रोल्ड स्टील। तो अब जब हमारा आई सेक्शन, हम लोग कोई भी एक आई सेक्शन का एग्जांपल लेंगे, ये आपका एक बीम में यूज होने के लिए एक सुटेबल सेक्शन होता है, गिवन कि आपको आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है उसके हिसाब से जो आपका Z रिक्वायर्ड है वो इस सिंगल सेक्शन का जो अवेलेबल होगा उसके अंदर अगर आ रहा है तो फिर ये हम लोग डायरेक्टली आई सेक्शन यूज करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि आपका ये डेप्थ होता है, ये कई बार जैसे आपको रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है 400 कंडीशंस के हिसाब से। आपको क्लाइंट ने कह दिया कि 400 से ज्यादा का डीप बीम वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, उनका जो फ्लोर हाइट है वो रिड्यूस हो जाएगा नहीं तो अब आपको 400 में ही इस आई सेक्शन को रखना है। मतलब आप अगर आप IS
WB यूज कर रहे हैं 400, या फिर आप ISHB यूज कर रहे हैं जो हैवी बीम है वो आप यूज कर रहे हैं 400, तो अगर आपका ISHB 400 है, सबसे लाइट क्या होता है ISJB, उसके बाद क्या होता है ISLB, फिर ISMB, फिर ISWB और फिर आता है ISHB। तो HB आपको सबसे हैवीएस्ट बीम है, इसमें आपका 400 वो लिमिट कर दिया है। अब इस 400 में भी अगर आपका वो Z जो रिक्वायर्ड आ रहा है इस 400 का, वो अगर आपके इस बेंडिंग स्ट्रेस में एडिक्वेट नहीं हो रहा है, आपको अभी भी उससे ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, तब आप फिर इस आई सेक्शन को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका अवेलेबल तो है ISHB 500 भी, लेकिन आपका क्वेश्चन आपको क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि आप 400 से ज्यादा का डीप नहीं ले सकते हैं। तो उस केसेस में आपको क्या करना होगा कि इस सिंगल आई सेक्शन को आप छोड़ के अब आपको दूसरा कोई मेंबर में आके देखना होगा। अब दूसरे में क्या करेंगे, जैसे आप इसको रिड्यूस करके आप कर देंगे ISHB 350, मतलब आप आई सेक्शन जो आप ले रहे हैं ये आप ले लेंगे 350 का, और इसके साथ में आप 25 का ये प्लेट और 25 का आप ये वाला प्लेट यूज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, ISHB 350 का जो Z होगा वो प्लस आपको इस वाले प्लेट का एक Z होगा प्लस इस वाले प्लेट का एक Z होगा। तो अब आपको जब आप इसको एक कंपाउंड स्ट्रक्चर बना देते हैं तो इसमें आपको जो टोटल Z होगा वो क्या होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इसके लिए आपको Z1 है, इसके लिए Z2 है और इसके लिए आपको Z3 है, तो तीनों को आप ऐड करेंगे तब आपका जाके इक्वल टू Z होगा। तो ये वाला केस आपको क्या होता है कि जब आपको लिमिट कुछ होता है डेप्थ का कि आप नहीं बढ़ा सकते हैं, या फिर आपका मैक्सिमम अगर ISHB फॉर एग्जांपल 500 तक ही है, अब 500 में भी आपको ये स्टील बीम जो है ये नहीं लोड ले पा रहा है, तो हम लोग इसमें यूज करते हैं कुछ कंडीशन, जैसे हम लोग प्लेट्स लगा लेते हैं, एंगल्स लगा लेते हैं, उसको हम लोग रिवेट करके इस आई सेक्शन से अटैच कर देते हैं। अब अगर मान लीजिए कि इस सेक्शन में भी जब बहुत हैवी लोड है 1000 किलो न्यूटन का है, जैसे हमारे स्टील ब्रिजेस में होता है, तो ब्रिजेस में जो हमारे बीम्स होते हैं उस पर आपको मूविंग लोड्स होते हैं, ट्रक्स का लोड होता है, हैवियर व्हीकल्स चलते हैं, तो उसमें जो आप लोड निकालते हैं वो अगर आपका बहुत ज्यादा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 1000 किलो न्यूटन आ रहा है, अब उसके लिए आपका ये वाले सेक्शन में भी आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आप रॉड स्टील छोड़ करके आप आ जाते हैं बिल्टअप सेक्शंस में। बिल्टअप सेक्शन मतलब क्या कि आपको यूज करना है आई शेप ही। आई शेप क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये कुछ इस तरह से होता है कि आपको जब ट्रांसवर्स लोडिंग इसके ऊपर पड़ता है तो आपको लोडिंग पड़ रहा है ऊपर से, तो ये इसका मतलब ये डाउनवर्ड्स आपको बेंड करेगा, मतलब इस वाले एक्सिस के अलाउंग जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा आई एक्सेस, ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है उस केस में। तो ये जो आई सेक्शंस होता है इसका आई एक्सेस जो है ये आई वाई वाई से बहुत ज्यादा होता है। आप लास्ट टाइम जो हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे उसमें आप देखे भी होंगे, जो हम लोग आई एक्स निकालते थे वो बहुत ज्यादा होता था, और उसी सेक्शन में जो आई वाई वाई निकालते थे वो आपको कम होता था, क्योंकि आपको इधर सिर्फ ये वेब रोल प्ले कर रहा है और ये फ्लेंज आपको रोल प्ले कर रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, अच्छा ये टोटल कितना होगा, सेम के लिए ये हो सकता है आपको 250 होगा, 250 भी थ्रू आउट तो है नहीं, सिर्फ दो जगह पे है, बाकी में आपको ये 8 mm 10 mm होता है, इसलिए आई वाई वाई इसका कम निकलता है। और जब आप इस केस में देखते हैं तो एक तो ये टोटल आपको ये लेंथ मिल जाता है 400 का, प्लस आपको इसमें ये जो एक्स्ट्रा पोर्शंस हैं ये भी आपको मिल जाते हैं, तो इसलिए आई एक्स आपका ज्यादा निकलता है। तो जब आपका ऊपर से लोडिंग पड़ रहा होता है तो आपको आई एक्स इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए आपको अगर लोड ज्यादा होता है तो भी आप आई सेक्शन जो बनाते हैं वो आप बिल्टअप सेक्शन पे बनाते हैं। तो बिल्टअप सेक्शन में क्या करते हैं कि आप प्लेट्स चूज करते हैं और तीनों प्लेट्स को आप वेल्ड करके इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि वो आपका आई शेप में बन जाता है। फिर जब आई शेप में बन जाता है तो इस बिल्टअप वाले के लिए हम लोग आई एक्स और आई वाई वाई चेक कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना आगे सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं और इसका हम लोग जेड भी निकाल लेते हैं कि ये जेड कितना होगा। ये अभी हम लोग करेंगे, इस पे बेस्ड आपका एक न्यूमेरिकल होना चाहिए सिलेबस में, तो हम लोग उस हिसाब से एक न्यूमेरिकल इसका भी करेंगे कि बिल्टअप सेक्शन में हम लोग क्या क्या कंडीशंस लेते हैं। फिर उसके बाद आपको अगर ये तो हुआ बहुत हैवी लोड्स के लिए, जब हम लोग प्लेट्स को यूज करके वेल्ड कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको हैवी लोड्स का है, बहुत ही हैवी लोड्स। और जब हमारा लोड थोड़ा हैवी में होगा जिसके लिए हमको बिल्टअप सेक्शन रिक्वायर्ड है, बट इतना हैवी नहीं है कि आपको ये वाला देने की जरूरत पड़ेगी, इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअली प्लेट गर्डर। ये आई सेक्शन नहीं होता है, ये कहलाता है प्लेट गर्डर, ठीक है। तो जब हम लोगों को प्लेट गर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन लोड्स फिर भी हैवी है, तो हम लोग कुछ इस तरह का भी आई सेक्शन बनाते हैं जिसमें हम लोग ये प्लेट ले लेते हैं और हमारा ये चार्ट जो है ये आपका एंगल हो जाता है। तो ये A1, A2, A3 और A4, ये चार एंगल और प्लेट को यूज करके हम लोग आई सेक्शन बनाते हैं और इस एंगल को हम लोग क्या करते हैं, रिवेटेड कर देते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं।
तो क्योंकि ये रिवेटेड है इसलिए इससे समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये मैक्सिमम लोड नहीं ले रहा है। वेल्डेड है इसका मतलब है कि वेल्डेड से अच्छा कोई कनेक्शन नहीं है, तो जब भी वेल्डेड है मतलब वो सुपर हैवी लोड्स के लिए है। और जब आपको रिवेटेड है तो अब बिल्टअप है, तो बिल्टअप है का मतलब हैवी लोड्स है बट आपको प्लेट गर्डर से कम का ही लोड है। ठीक है, ये एवरेज लोडिंग आप इसको कह सकते हैं। तो ये है आपको टाइप ऑफ सेक्शन जो आप यूज करते हैं एज अ बीम। अब हम लोग ये जानेंगे कि बीम में एक तो हम लोगों को पता है कि ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से हम लोगों को क्या आएगा, बेंडिंग आएगा। लोड है तो उसके हिसाब से हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। अब बेंडिंग आएगा तो कुछ बेंडिंग स्ट्रेस उसका होगा, फिर बेंडिंग स्ट्रेस हम लोगों का परमिसिबल लिमिट से अंदर है या उसके बाहर है, ये हम लोग उस समय फिर देखेंगे कि बेंडिंग स्ट्रेस का लिमिट क्या है और बेंडिंग स्ट्रेस आता कैसे। तो बेंडिंग स्ट्रेस आता है आपको M/Z से। तो ये हो गया आपको एक कंडीशन कि बेंडिंग स्ट्रेस आपका इंपॉर्टेंट होता है लेटरल लोडिंग में, ट्रांसवर्स लोडिंग में। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है आपको लेटरल स्टेबिलिटी। अब लेटरल स्टेबिलिटी क्या होता है ये हम लोग अभी शॉर्ट में डिस्कस किए थे कि जब भी आपका कोई लोड इसके ऊपर पड़ रहा है तो वो लोड आपको या तो सिर्फ डाउनवर्ड्स ले जाएगा या फिर आपको डाउनवर्ड्स के साथ साथ थोड़ा सा आप में ट्विस्टिंग भी लाएगा। अब ये कैसे होगा, अब ये समझिए कि आपका ये एक आई सेक्शन है, ये हाथ। अब इसके ऊपर अगर आप बिल्कुल सेंटर से एक लोड प्लेस कर रहे हैं तो ये लोड आपको क्या करेगा, इसको डाउनवर्ड्स पुश करेगा। जैसे अब लोड, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से थोड़ा सा भी डाउनवर्ड्स आया तो लोड तो रिमूव होता नहीं है, लोड तो एक बार जो लग गया सो लग गया, तो ये आपको क्या करेगा, डाउनवर्ड ही बेंड करता रहेगा जितना आपका कैपेसिटी है। लेकिन अगर ये लोड इस डाउनवर्ड लगने के बदले अगर कुछ इस एज पे लग जाए या इस वाले एज पे लग जाए और अब ये आपके हाथ को बेंड करेगा, तो ये आपके हाथ को कुछ इस तरह से बेंड करेगा कि लोड्स तो क्योंकि कंटिन्यूस डाउनवर्ड्स लगता ही रहेगा, लेकिन अब क्योंकि ये एज पे लगा है तो ये आपके बीम को क्या करेगा, इस तरह से ट्विस्ट भी करेगा और डाउन भी ले जाएगा। मतलब अब ये जो सेक्शन है ये डाउन भी जा रहा है और ये कुछ इस तरह से बेंड भी हो रहा है। तो बेंड हो रहा है तो ये अपने प्लेन से बाहर भी निकल जाएगा। अगर ये आपका प्लेन है, ये इस हाथ पे ये रखा हुआ है, इसके ऊपर बहुत लोड पड़ रहा है तो ये डाउनवर्ड तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ये जो है ये कुछ आपको इस तरह से बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ये आपको कहलाता है लेटरल इंस्टेबिलिटी। तो अब ये कैसे हम लोग इंश्योर करेंगे कि हमारा बीम लेटरल स्टेबल है या नहीं है, तो हम लोग जो बीम में जो हमारा होता है, जैसे ये आई सेक्शन है तो इसमें एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। ये होता है आपका कंप्रेशन जोन और ये होता है आपका टेंशन जोन। तो जब भी आपका लोड पड़ता है तो ये कुछ पोर्शंस हैं जो कंप्रेशन में रहते हैं और ये कुछ पोर्शन है जो आपका टेंशन में रहता है जब आपका ऊपर से ट्रांसवर्स लोडिंग पड़ता है तो। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आरसीसी पढ़ेंगे, रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर का डिजाइन, तो उसमें आपको यही कॉन्सेप्ट उसमें भी वैलिड होगा, लेकिन उसमें आप क्या करेंगे, कंक्रीट में डील करेंगे। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप स्टील में डील कर रहे हैं। तो अब जब आपको ऊपर से लोडिंग आता है तो ऊपर का कुछ पोर्शन हम लोग सेंटर हाफ से एज्यूम कर सकते हैं कि अगर सारे कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहे हैं तो सेंटर हाफ से आपको ऊपर का पोर्शन कंप्रेशन होगा, नीचे का पोर्शन टेंशन होगा। तो स्टील सेक्शंस में क्या होता है कि जब भी आपको आपका कंप्रेशन जोन जो है आपको ये किस तरह से है, कनेक्टेड है या अनकनेक्टेड है, इसके हिसाब से आपको लेटरल स्टेबिलिटी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला लेटरली सपोर्टेड बीम्स, दूसरा लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स। मतलब ये जो आपका कंप्रेशन जोन है, ये कंप्रेशन जोन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टेंशन जोन जो होता है जब भी लोड पड़ता है तो इस टेंशन जोन में सिर्फ आपको डिफ्लेक्शन आता है जो आपको डाउनवर्ड्स आता है। लेकिन कंप्रेशन जोन में क्या होता है, क्योंकि लोडिंग आ रहा है तो इस लोडिंग की वजह से कई बार या तो ये यहां से कुछ इस तरह से बकल कर जाता है कंप्रेशन जोन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकल बकलिंग। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे आपका ये लोड पड़ रहा है तो लोड पड़ने की वजह से ये वाला जो पोर्शन है ये एक्चुअली हमने इसको यहां अगर बनाया कहीं फ्रेश, ये अगर आपका एक आई सेक्शन है, ये आपका एक आई सेक्शन है, अब ये इसका एक्सिस है। तो यहां से जब इसमें लोड पड़ा तो ये जो कंप्रेशन जोन है ये कई बार क्या होता है कि ये कुछ शिफ्ट होकर के यहां आ जाता है और ये कुछ इस तरह से हो जाता है। अब आप ये देखिए, ये आपका बॉटम, ये आपका एक सेंट्रल एक्सिस था, इसके ऊपर आपका लोड आ रहा था और ये लोड आने की वजह से क्या होता है कि कंप्रेशन जोन अगर आपका लेटरली सपोर्टेड नहीं है, लेटरली अनसपोर्टेड है। लेटरली अनसपोर्टेड का मतलब क्या है कि कंप्रेशन जोन जो है, अगर हम लोग एक सिंगल आई सेक्शन की बात करें जो ऐसे ही आप नॉर्मल ले रहे हैं, तो नॉर्मल में जब आप उसके ऊपर लोडिंग करेंगे तो ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो मूव कर जाएगा तो कितना मूव करेगा, सिर्फ ये वाला हाफ पोर्शन जो है ये ज्यादा मूव करेगा। तो इसलिए ये आपको, ये देखिए आपको टेढ़ा सा आई सेक्शन दिख रहा होगा क्योंकि ये जो कुछ हाफ पोर्शन है ये बहुत ज्यादा मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 20 mm
और ये जो बॉटम वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपको मूव किया सिर्फ 10 mm। मतलब ये थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी, क्योंकि आपका लोड जो है वो आपको या तो सेंटर पे एक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या होगा, एक तो होगा कि आपका लोड यहाँ एक्ट कर रहा है एज पे, तो एज पे एक्ट कर रहा है तो आपको ये किस तरह से इंस्टेबिलिटी दे रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोड आपके सेंटर पे ही एक्ट कर रहा है, लेकिन क्योंकि आई सेक्शन आपको क्या है कि बीच में जो आपका वेब पोर्शन है वहां पे वो बहुत थिन होता है, इसका जो आपका विड्थ बाय डेप्थ रेशियो है, जैसे ये आई सेक्शन का ये विड्थ है, ये अगर आपका 250 है और ये आपका कितना है, ये आपका मुश्किल से 10 mm होता है, तो ये जो W/D जो रेशियो है ये आपको एक्चुअली ये कंप्रेशन जोन को क्या करता है, ट्विस्ट करने पे फोर्स करता है। तो इससे क्या होता है कि ये वाला अपर पोर्शन जो है ये ज्यादा ट्विस्ट हो जाता है, बॉटम पोर्शन जो है ये कम ट्विस्ट हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं लैटरल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो अब इस लैटरल इंस्टेबिलिटी को हम लोग अगर कंप्रेशन जोन को हम लोग कुछ मेजर्स ऐसा लेते हैं जिससे आपको ये जो कंप्रेशन जोन है, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये कंप्रेशन जोन है ये ज्यादा मूव करता है, अगर ये कंप्रेशन जोन 20 mm मूव नहीं करेगा तो ये टेंशन जोन 10 mm मूव नहीं करेगा, तो अगर ये कंप्रेशन जोन आपका 0 करेगा तो टेंशन भी आपका 0 ही मूव करेगा। तो अब हम लोग इस कंप्रेशन जोन को कैसे हेल्ड करें, कैसे हम लोग उसको एक जगह पे रोक के रखें जो लोडिंग पड़ने के बाद ये आपको कंप्रेशन जोन जो है वो मूव नहीं करे, लैटरली इंस्टेबल नहीं हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बीम का जो कंप्रेशन जोन होता है उसको हम लोग या तो लैटरली सपोर्ट कर देते हैं या फिर हम लोग लैटरली जो है उसको अनसपोर्टेड रखते हैं। तो जब लैटरली सपोर्ट कर देंगे तो कैसे हम लोग सपोर्ट करेंगे वो हम लोग एक समझेंगे, और उसका हम लोगों का कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। फिर जब हम लोग लैटरली अनसपोर्टेड छोड़ देते हैं, जैसे हमारा ये सारा चारों केसेस जो आप देख रहे हैं, इसमें कहीं पे भी आपको ये जो आपका कंप्रेशन जोन है इतना दूर, ये आपको कहीं पे भी किसी चीज से सपोर्ट नहीं किया गया है। जैसे इस केस में आप देखिए ये आपका कंक्रीट स्लैब है, तो आप कंक्रीट स्लैब के अंदर आप अपने आई सेक्शन को प्लेस कर दे रहे हैं, तो इससे आपको क्या हो रहा है, एक स्टेबिलिटी मिल रहा है। अब जब ये स्लैब मूव नहीं करेगा तो ये आई सेक्शन मूव नहीं करेगा। जब ये यहाँ पे फिक्स्ड हो गया है तो कुछ इतना डिस्टेंस तक ये आपको फिक्स्ड ही कंसीडर होगा। जो हम लोग इफेक्टिव लेंथ निकालते थे तो वो इफेक्टिव लेंथ आपका यहाँ से कहीं से काउंट होगा। तो फिर क्या होगा, जब कॉम्प्रेशन मूव नहीं किया तो टेंशन भी मूव नहीं करेगा। तो अब हम लोग कॉम्प्रेशन जोन को कैसे कैसे अटैच करते हैं, तो इसके लिए आपको लैटरली सपोर्टेड बीम्स का आपको 3 फिगर्स दिया हुआ है। इसमें आपको ये तीनों जो है मेजर टाइप्स है जो हम लोग अपने सपोर्ट करते हैं कॉम्प्रेशन जोन को। पहला कि हम लोग आई सेक्शन को जो हमारा कॉम्प्रेशन फ्लेंज है, ये टोटल फ्लेंज इसके टोटल डेप्थ के साथ हम लोग इस पूरे को एक कंक्रीट स्लैब के अंदर प्लेस कर देते हैं। मतलब पहले हम लोग आई सेक्शन को यहाँ से सपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग जब कंक्रीट कास्टिंग करेंगे तो ये जो फ्लेंज होगा ये आपको इस स्लैब थिकनेस के अंदर में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये टोटल आपको जो है ये कंक्रीट के साथ अटैच हो जाएगा, एक प्रॉपर बॉन्ड बना देगा। तो इससे आपका ये कंप्रेशन जोन जो है ये मूव नहीं करेगा, ये लैटरली स्टेबल हो जाएगा। फिर दूसरा केस कि हम लोग अगर आई सेक्शन को कंक्रीट के अंदर प्लेस नहीं करें, आई सेक्शन को हम लोग कंक्रीट के बॉटम में से फ्लश करके रखें, लेकिन इस आई सेक्शन से हम लोग एक शेयर कनेक्टर लगा देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं शेयर कनेक्टर। इसका काम क्या होता है कि ये आपको वही स्टेबिलिटी जो आपको इस केस में मिल रहा था वो ये प्रोवाइड करता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, आई सेक्शन से पहले ही वेल्ड कर देते हैं, वेल्ड करने के बाद हम लोग आई सेक्शन को प्लेस करते हैं और फिर ऊपर से कंक्रीटिंग करते हैं इस तरह कि कंक्रीट सिर्फ आई सेक्शन को टच करके ऊपर से जा रहा है। आई सेक्शन आपको कंक्रीट के अंदर नहीं रहेगा, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये कंक्रीट के अंदर पूरा बॉन्ड बना देता है। तो इससे क्या होता है कि ये कंप्रेशन फ्लेंज जो है ये मूव नहीं करता है। ठीक है, ये 2 स्टेप है। तीसरा स्टेप होता है हम लोग ब्रेसिंग्स यूज करते हैं। ब्रेसिंग्स क्या कि जैसे ये आपका एक प्लान है एक बिल्डिंग का, इसमें आपको ये जो है ये कॉलम्स है, आपके स्टील के ही कॉलम्स है। अब इसमें से क्या हुआ कि आप बीम्स को निकाल रहे हैं, पूरा आपका ये फ्लोर है, बीच में आप कहीं पे सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, और ये आपके सारे जो हैं ये आपके मेन बीम्स हैं, मेन बीम्स। तो इसमें हम लोग क्या करें, ये है हमारा सेकेंडरी बीम्स, सेकेंडरी बीम, सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये आपका सेकेंडरी बीम है। जो कॉलम टू कॉलम नहीं कनेक्टेड है वो आपका सेकेंडरी बीम्स है, और ये आपका कॉलम टू कॉलम वाला सारा मेन बीम्स है। अब ये जो बीम है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारा विड्थ बाय डेप्थ का जो ये रेशियो है ये बहुत ही कम होता है, इसलिए इसमें क्या होगा कि अगर आप इसको सिर्फ एक जगह पे इससे सपोर्ट किए हुए हैं तो भी आपको हो सकता है कि ये जो आपका क्लियर स्पैन है इतने दूर में आपको ये जो बकल कर जाए, आपको लैटरली इनस्टेबल हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से आपने देखा होगा कई बार, जब आप किसी भी एक स्टील ब्रिज के अगर आप बॉटम में जाएंगे और वहां पे जाके आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि ये कुछ इस तरह से सपोर्टेड है। ये जो रेड वाला जब हम ड्रॉ कर रहे हैं ये कहलाता है आपको ब्रेसिंग्स। तो ये ब्रेसिंग्स क्या करता है कि ये आपके
जो लैटरल इंस्टेबिलिटी आने वाला है उसको ये इस ब्रेसिंग के थ्रू यहाँ ट्रांसफर कर देता है, इस ब्रेसिंग के थ्रू यहाँ ट्रांसफर करता है, फिर ये इसको इस तरह से ट्रांसफर करते करते किसी एक सपोर्ट पे जाकर के ये एंड हो जाता है। तो सपोर्ट पे एंड होने का मतलब क्या है कि जो आपका इंस्टेबिलिटी आया, फोर्स की वजह से अगर इंस्टेबिलिटी आ रहा है तो वो इंस्टेबिलिटी या तो इस बीम में रहेगा या इस ब्रेसिंग में रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो गायब हो जाएगा। तो जब वो बीम से ब्रेसिंग में गया है तो आखिर वो कहाँ जाकर के एंड होगा, तो वो किसी ना किसी सपोर्ट पे होते हुए वो आपके ग्राउंड में जाकर के एंड होगा। तो आपका जो सपोर्ट होता है वो आपका वर्टिकल जो कॉलम्स होता है वो आपका क्या होगा, अगर इधर से आपका इंस्टेबिलिटी आया तो कॉलम तो हम प्रोवाइड ही इसलिए करते हैं कि वो वर्टिकल लोड के साथ साथ हॉरिजॉन्टल लोड भी ले ले। आपका जो ब्रिक वर्क होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं ले सकता है, लेटरल फोर्स नहीं ले सकता है। तो हम लोग ब्रिक वर्क के बदले हम लोग कॉलम्स प्रोवाइड ही इसलिए करते हैं कि जब हमारा अर्थक्वेक फोर्सेज आए तो ये आपका कॉलम जो है ये अगर बेंड भी होगा तो ये वापस अपने लाइन में आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कॉलम प्रोवाइड करते थे। जब इसमें हॉरिजॉन्टल, जब उधर से लेटरल इंस्टेबिलिटी आया वो ब्रेसिंग्स के थ्रू ट्रांसफर हुआ और इस कॉलम में आया तो ये कॉलम भी उस फोर्स को बियर करेगा और फिर उस फोर्स को ग्राउंड में ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह से हम लोग इस इंस्टेबिलिटी को खत्म करते हैं। तो ये तीन आपको वो मेजर पोर्शंस है जिसके हेल्प से हम लोग अपना लैटरल इंस्टेबिलिटी को खत्म करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं लैटरली सपोर्टेड बीम्स। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें आपको ये लिखा हुआ वर्ड आएगा कि बीम इज लैटरली सपोर्टेड या फिर लैटरली अनसपोर्टेड। तो जब लैटरली सपोर्टेड करते हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा दूसरा होता है, और लैटरली अनसपोर्टेड जैसे कि हम लोग सिंगल हाई सेक्शन यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग अगर कोई ओपन ग्राउंड में हम लोगों को फॉर एग्जांपल कोई लोडिंग देना है किसी चीज में, तो हम लोग क्या करेंगे, दो कॉलम्स खड़ा करते हैं, उसके ऊपर हम लोग इस तरह से बीम को खड़ा कर देते हैं। अब ये आपको कोई स्लैब वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक ये आप एंट्रेंस डोर समझ लीजिए किसी ग्राउंड का, तो अब उसके ऊपर आपको यहाँ पे हैवी लोड्स आने वाले हैं। तो ऐसा केसेस में क्या होगा कि ये वाला जो बीम है ये इसमें तो कोई स्लैब मिला नहीं इसको, तो इसको तो आप सपोर्ट कर नहीं सके, ना आपको कोई ब्रेसिंग मिला, क्योंकि फ्रेम होता 2-3 पैनल का तब तो आप कुछ ब्रेसिंग्स वगैरह लगाते। ये आपको एक सिंगल कॉलम है, ये सिंगल कॉलम है, इसके बीच में ये बीम प्लेस्ड है, तो ये कहलाएगा आपको लैटरली अनसपोर्टेड। तो इस तरह का जो केसेस होगा उसका कंडीशन हम लोग अब जानेंगे, और लैटरली सपोर्टेड अगर होता है तो उसका कंडीशन हम लोग कुछ जानेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल मतलब के फॉर्मूलाज की तरफ आते हैं कि कैसे अब हम लोग क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करते हैं, परमिसिबल लिमिट्स क्या होते हैं और डिजाइन के हमारे सारे स्टेप्स क्या होते हैं अगर लैटरली सपोर्टेड है तो, या फिर लैटरली अनसपोर्टेड है तो। सिर्फ ये दो केसेस ही आपको ध्यान रखने हैं, इन दो केसेस पे ही आपके सारे न्यूमेरिकल्स होने हैं। या तो लैटरली सपोर्टेड है तो आपका बीम किस तरह से डिजाइन होगा, लैटरली अनसपोर्टेड है तो आपका बीम किस तरह से डिजाइन होगा। यही हमारा इस टोटल जो बीम हम लोग अभी इतने चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हम लोगों का टोटल पर्पस यही है कि हम लोगों को एक लोड कैलकुलेट करना जानना है। अभी हम लोग वो जानेंगे कि किस तरह से हम लोग लोड से बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे बेसिक्स वाले आपको। उसके बाद उस लोड की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस कैसे आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, उसका परमिसिबल लिमिट क्या होगा, शियर स्ट्रेस का परमिसिबल लिमिट क्या होगा, शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे और फिर हम लोग डिजाइन स्टेप्स के बारे में जानेंगे। अब कितने तरह के फोर्सेस आपके बीम्स में आएंगे, एक आएगा आपका बेंडिंग स्ट्रेस, दूसरा आएगा आपका शेयर स्ट्रेस, क्योंकि जब बेंडिंग आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट आ रहा है जिसका मतलब है कि शेयर भी होगा तो शेयर फोर्स भी आएगा। तो हम लोग पहले वो मोमेंट आ रहा है एम, उसके वजह से हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस चेक करेंगे, फिर जो हमारा शेयर स्ट्रेस शेयर फोर्स आ रहा है वी, उसके वजह से हम लोग शेयर स्ट्रेस चेक करेंगे। तो अभी हम लोग कंडीशंस की बात नहीं करते हैं कि हम लोग लैटरली सपोर्टेड की बात करें या अनसपोर्टेड की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग पहले बस समझते हैं कि ये दो मेन फोर्सेज हैं जिनके लिए आपके बीम में आपको वो फोर्सेज आते हैं, उसके लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। अब बेंडिंग स्ट्रेस आप पढ़े हुए थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में कि सिग्मा बीसी या तो कंप्रेशन में या टेंशन में जिसमें भी लेंगे एक्सट्रीम फाइबर पे, तो वो आपका हो जाएगा m/z। z आपको सेक्शन मॉड्यूलस हो जाएगा जो कि आपको I/y होता है, वो आप निकालना आपको पता है। अब बेंडिंग मोमेंट ये m कहाँ से आएगा आपको, ये आपका जो लोड होगा उस लोड से जो आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, जो आप अपने फर्स्ट ईयर के मैकेनिक्स में करते थे, वहां से आपको ये वाला बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चांस है कि आपको डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू नहीं गिवन रहेगा, वहां पे आपको लोडिंग्स गिवन रहेगा, या तो डेड लोड लाइव लोड करके सेपरेट गिवन रहेगा, या फिर आपको यूडीएल बता देगा और आपको स्पैन बता देगा। आपको मोमेंट का सिंपल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सिंपली सपोर्टेड के केस में या कैंटिलीवर के केस में, और उससे आप ये अपना मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। जब मोमेंट कैलकुलेट कर देंगे आपको सिग्मा ए बी सी का आपको एक परमिसिबल वैल्यू, जैसे हर केस में टेंशन कॉम्प्रेशन करते थे सब में आपको एक परमिसिबल वैल्यूज पता होता था, क्योंकि आप वर्किंग स्ट्रेस से कर रहे हैं, आप ये बीम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, ठीक है, तो आपको एक परमिसिबल स्ट्रेस आपको पता होगा। तो सिग्मा, अभी पहले हम लोग ये डिस्कस करते थे बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी सी इक्वल टू m/z, जिसमें सिग्मा बी सी कॉमा टी जो हम लोग लिखे हैं इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिग्मा बी सी इक्वल टू सिग्मा बी टी, मतलब या तो बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन या टेंशन जो भी होगा वो वैल्यू जो आप निकालते हैं वो आप m/z निकालते हैं। m आपको बेंडिंग मोमेंट इन बीम है और आपको
जेड जो है वो आपका सेक्शन मॉड्यूलस है आई बाई वाई। अब आई बाई वाई में आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और वाई आपका डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस है। ये वाली चीजें हम लोगों को पता है। अब बेंडिंग स्ट्रेस की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो एम हम लोगों को पता चल गया है, तो अब सिग्मा बीसी आपको या तो आप कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल, जो आपको जब जेड पता होगा कि आप कौन सा फाइनल चूज कर रहे हैं। लेकिन फाइनल चूज करने के लिए जैसे हम लोग कंप्रेशन का स्टेप लेते थे, डिजाइन स्टेप, उसमें सबसे पहला क्या होता था, हम लोग एक स्ट्रेस का वैल्यू एज्यूम करते थे, उसके हिसाब से हम लोग रिक्वायर्ड निकालते थे पहले एरिया, और फिर हम लोग एक एरिया चूज करके फिर फाइनल करते थे कि कौन सा एरिया हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इस केस में भी कुछ वैसा ही होगा। पहले आप सेक्शन मॉडुलस जो है आपको ये पता नहीं है कौन सा मेंबर आप चूज करने वाले हैं, तो आपको मोमेंट पता है, आपको सिग्मा बीसी आप परमिसिबल वैल्यू जो है आप वो ले लेंगे, उसके हिसाब से आप अपना जेड रिक्वायर्ड निकाल लेंगे। तो वो जेड रिक्वायर्ड निकालने के बाद जो आप प्रोवाइड करेंगे सेक्शन, उसका जेड आप चेक करेंगे कि वो इससे ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। ज्यादा आ रहा है तो वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब जो सिग्मा बीसी का जो आप वैल्यू लीजिएगा, अगर आपको जेड निकालना है तो आप एम बाई सिग्मा बीसी कीजिएगा, तो सिग्मा बीसी एस टी का जो वैल्यू होगा वो आपको परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस आपको IS 800 बताता है, IS 800 1984, क्योंकि ये WSM मेथड से ही हम लोग कर रहे हैं। तो ये आपको बोलता है कि मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस आपको 0.66 FY से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये लेस देन 0.66 FY आपका होगा। तो अगर आप FY 250 के लिए यूज कर रहे हैं तो आपका ये 0.66 FY करेंगे तो ये आपको 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर का वैल्यू आएगा। तो मतलब अगर आप FY 250 लेके चल रहे हैं तो आपको परमिसिबल स्ट्रेस जो है वो 165 का है बेंडिंग में। ये इसके बेसिस पे आप अपना निकालते हैं जेड रिक्वायर्ड। फिर आपको ये तो हुआ बेंडिंग का। अब हम लोग आते हैं, इसमें आपको FY पता है कि यील्ड स्ट्रेस होता है। अब हम लोग आते हैं शेयर फोर्स में, कि शेयर फोर्स आपको V पता होता है जब आपको लोड पता है। मान लीजिए आपका सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपली सपोर्टेड में अगर UDL है तो आप क्या निकालते हैं, WL/2 करके आप अपना शेयर फोर्स निकालते हैं। तो ये शेयर फोर्स आप यहाँ निकालिए, आपको ये मिल गया कैपिटल V लोडिंग के हिसाब से, या नहीं तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली प्रोवाइडेड है कि कैपिटल V क्या है। इसके बाद जब हम लोग शेयर स्ट्रेस निकालते हैं तो दो तरह का शेयर स्ट्रेस होता है, एक होता है टाउ VM, एक होता है टाउ VA। तो अगर हम लोग एक आई सेक्शन का एग्जांपल लें तो इस केस में जो आपको शेयर फोर्स होता है वो कुछ इस शेप का होता है, ऐसा। तो ये वाला पॉइंट पे आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक एवरेज वैल्यू चेक करते हैं इस वाले पॉइंट पे। तो ये हमारा आ जाता है एवरेज शेयर स्ट्रेस, जिसको हम लोग बोलते हैं टाउ VA। मतलब टाउ V हम लोग डिनोट करते हैं शेयर स्ट्रेस को, A का मतलब है ये एवरेज है और M का मतलब है कि ये मैक्सिमम है। तो हम लोग या तो मैक्सिमम चेक कर सकते हैं, तो मैक्सिमम के लिए कैलकुलेशन बहुत ही फिर टेडियस हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज चेक करते हैं। एवरेज का फॉर्मूला हम लोगों का पता है कि शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय शेयर एरिया। अब शेयर एरिया क्या होता है, तो आई सेक्शन में या किसी भी जब हम लोग बीम्स में यूज करते हैं स्टील सेक्शन को, तो जब हम लोग आई का, क्योंकि हम लोग आई ही यूज करते हैं, चैनल एंगल तो हम लोग यूज करते नहीं है, तो आई का जो ये टोटल वेब पोर्शन होता है ये एक्चुअली होता है जिसमें शेयर स्ट्रेस आपको गवर्न करता है मैक्सिमम। फ्लेंजेस में आपको शेयर स्ट्रेस नहीं आता है। मैक्सिमम यहाँ आने का मतलब ये कि ये वेब में आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो हमारा वेब एरिया है, इस वेब एरिया को हम लोग लेते हैं शेयर स्ट्रेस के कैलकुलेशन में। तो ये वेब एरिया क्या हो जाएगा, ये इसका थिकनेस हो जाएगा TW, और ये टोटल जो इसका हाइट था H, ये टोटली इस वेब का भी हाइट हो जाएगा। क्योंकि फ्लेंज आपको क्या होता है, वेब को अगर हम लोग कंप्लीट एक वेब मानो तो ये आपको टॉप से लेकर के बॉटम तक एक वेब होगा, और ये वाला आपको फ्लेंज होगा। तो ये H इंटू TW हमारा हो जाता है शेयर एरिया। H हो जाएगा आपका फुल हाइट, इसलिए यहाँ लिखा है हाइट ऑफ वेब या फिर सेक्शन, क्योंकि हाइट ऑफ वेब हम लोग हाइट ऑफ सेक्शन में ही का ही लेते हैं, इसलिए H वो वाला वैल्यू हो गया। TW हो गया आपको थिकनेस ऑफ वेब, और V है आपका अनफैक्टर्ड शेयर फोर्स, क्योंकि हम लोग WSM में बात कर रहे हैं तो V आपका हमेशा अनफैक्टर्ड होगा। तो अब ये इस टाउ VA जो हम लोगों को मिलता है शेयर फोर्स एवरेज, शेयर स्ट्रेस एवरेज, ये शेयर स्ट्रेस एवरेज जो आपका आता है इसका भी अब आपको एक परमिसिबल लिमिट होता है कि ये उससे अगर एक्सीड कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका सेक्शन जो है वो शेयर में फेल हो जाएगा। वो बेंडिंग में हो सकता है पास होगा, बट शेयर में आपको वो सेक्शन फेल होगा। अब शेयर का जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो आपको मैक्सिमम के लिए टाउ V मैक्स का है 0.45 FY, लेकिन ये वाला कंडीशन आपको तब वैलिड होगा जब उस सेक्शन का टाउ V एवरेज जो है वो 0.4 FY से, एक्चुअली ये लेस है, ये जब आपका 0.4 FY से लेस आपका टाउ V एवरेज अगर होगा तभी आपका टाउ V मैक्स जो होगा वो 0.45 FY से कम होगा। तो ये कंडीशन जो है वो इस पे डिपेंड करता है। तो ये वाला हमारे पास एक वैल्यू आ जाता है एवरेज टाउ शेयर स्ट्रेस का, जो कि हमारे पास आ जाता है 0.4 FY। तो बेयरिंग के केस में, बेंडिंग के केस में हम लोगों को क्या मिल गया, 0.66 FY,
सॉरी यहाँ आपको गिवन है 0.66 FY, ये हम लोगों को बेंडिंग के केस में मिल गया, और शियर स्ट्रेस के केस में हम लोगों को मिल गया 0.4 FY। अब हम लोगों को ये दो वैल्यूज को हम लोगों को इस बीम्स के चैप्टर में ध्यान रखना है। इसके हिसाब से आपसे इससे अगर बेंडिंग का स्ट्रेस इससे कम रहेगा और शियर का स्ट्रेस इससे कम रहेगा, तो फिर आपको सेक्शन जो आप चूज करेंगे वो आपका फाइनल होगा। तो उसके हिसाब से फिर आप अपना नेक्स्ट सेक्शन चूज करेंगे और फिर आप उसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये आपको शेयर और बेंडिंग। अब ये जो शेयर और बेंडिंग है, ये आपको दो टाइप के हम लोग केसेस अभी डिस्कस कर रहे थे। पहला जिसमें आपको लैटरली सपोर्टेड होगा, दूसरा जिसमें लैटरली अनसपोर्टेड होगा। तो लैटरली अनसपोर्टेड होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा, ये हम लोग डिस्कस कर लिए है कि उसमें किस तरह से ट्विस्टिंग आएगा, और उसमें आपको जो पोजीशन है आपके बीम्स का, वो आपको कंप्रेशन फ्रेम जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। तो कंप्रेशन शिफ्ट करेगा तो टेंशन भी आपका शिफ्ट कर जाएगा। तो अब हम लोग जब हमारे पास पहला केस होगा, जब हम लोग अपना लेटरली सपोर्टेड रखेंगे, मतलब हमारा ये आई सेक्शन है तो इसको हम लोग स्लैब से इस तरह से कास्ट करके अगर रख रहे हैं, लेटरली सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोगों का जो डिजाइन स्टेप्स होता है वो कुछ अभी यहाँ आपको बोर्ड पे दिया हुआ है। इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब हम लोगों का जब सपोर्टेड नहीं रहेगा तो हम लोग क्या केसेस लेंगे। लेकिन ये जो अभी हम लोग केसेस ले रहे हैं, ये सारा आपको अभी रॉल स्टील सेक्शंस के लिए है, अभी ये आपको बिल्टअप सेक्शंस के लिए नहीं है। तो बिल्टअप सेक्शन के लिए भी हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी रॉड स्टील के केस में क्या होगा, सबसे पहले आपको कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट करना है। मतलब आपको जो लोड्स गिवन होगा उस लोड के हिसाब से आप बेंडिंग मोमेंट अपने स्पैन के लेंथ के हिसाब से निकाल लेंगे। अगर सिंपली सपोर्टेड तो WL²/8 हो जाएगा। फिर आपको उसके हिसाब से आपको निकालना है कि आपको ये पता है कि आपका लैटरली सपोर्टेड केस है, तो इस केस में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी लैटरली सपोर्टेड केस होता है, लैटरली सपोर्टेड बीम होता है, तो जो आपका परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस जो है ये आपका 0.66 FY हो जाता है मैक्सिमम। लेकिन जब आपका लैटरली सपोर्टेड बीम नहीं रहेगा, लैटरली अनसपोर्टेड रहेगा, उस केस में जो आपका परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस होता है ये 0.66 FY नहीं होता है। इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। इसके लिए फिर आपको एक टेबल दिया गया है सेटलमेंट में, जब हम लोग वो केस 2 डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे एग्जैक्टली कि आपको क्या क्या चीजें कैसे कैसे निकालनी है। तो ये चीज आपको बस ध्यान रखना है कि आप जो अभी स्टेप्स देख रहे हैं ये लैटरली सपोर्टेड के केस में है। तो लैटरली सपोर्टेड के केस में जो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस होता है सिग्मा VCT, ये आपको 0.66 FY होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट। लेकिन अगर लैटरली सपोर्टेड नहीं होगा तो उस केस में आपको ये 1.66 FY ये वैलिड नहीं होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये आपको वैलिड ओनली फॉर laterally supported beams। ठीक है, अब जब laterally supported होगा तो उसके लिए हम लोग केस 2 अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब हमारा laterally supported है तो बेंडिंग मोमेंट निकल गया, हम लोगों को परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस पता है, इस केस में 0.66 FY होगा। हम लोग Z निकाल लेंगे m/σ करके। तो अब m मोमेंट पता है, सिग्मा हम लोगों को वैल्यू पता है, हम लोगों को Z रिक्वायर्ड आ जाएगा, ये आएगा Z रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टील टेबल ओपन करेंगे और इस Z रिक्वायर्ड जो आपका आ रहा है इससे ज्यादा वाला हम लोग आई सेक्शन चूज करेंगे, जो कि आपको इस Z से ज्यादा आपको प्रोवाइड हो रहा हो। लेकिन अब क्या होगा कि आपको ISJB है, ISLB है, ISMB है, तो बहुत सारे आपको टाइप के बीम्स हैं। तो आपको Z सब में आपको कोई ना कोई एक Z होगा जो आपको ज्यादा प्रोवाइड हो रहा होगा। जैसे आपका रिक्वायर्ड के लिए फॉर एग्जांपल आया 1500, ठीक है, तो आपको ISJB में हो सकता है आपको 1550 मिल जाए, इसमें हो सकता है 1610 मिले, इसमें हो सकता है 1540 मिले। तो आप कौन सा वाला चूज करेंगे Z प्रोवाइडेड, ये डिसाइड होगा आपका बीम का जो वेट होता है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना ISJB 550 इस तरह से आता है, ISJB 550 @ kg per मीटर उसका वेट गिवन होता है। तो जो आपको सबसे लाइटर बीम होगा आप वो वाला बीम चूज करेंगे। मतलब आपको Z रिक्वायर्ड तो देखना ही है, लेकिन Z रिक्वायर्ड में अगर आपको नियर वैल्यूज में 3 सेक्शंस अवेलेबल हो रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको जो सबसे लाइटर होगा उसमें से आप वो वाला चूज करेंगे, भले ही उसका Z रिक्वायर्ड जो है वो आपको ज्यादा ही आ रहा हो तो भी। जैसे 1540, 1550 और 1610 में 1610 ज्यादा है, लेकिन अगर इसका वेट आपको कम होगा तो आप इसको चूज करेंगे बीम में। आपको हैवियर सेक्शन भी, लाइटर सेक्शन भी चूज करना है और आपको Z जो है वो रिक्वायर्ड से ज्यादा भी होना चाहिए। ये 2 कंडीशन आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या होगा कि आप ये चूज कर लिया, अब आपको Z रिक्वायर्ड जो है Z प्रोवाइडेड आ गया। तो Z प्रोवाइडेड आ गया, इसका मतलब है कि बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो आपका काउंटर हो गया। अब आपको शियर के लिए चेक करना पड़ेगा। तो शियर के लिए आप चेक करेंगे, आप शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। आपको जो आई सेक्शन आप चूज किए हैं उसका आपको हाइट पता है, उसका आपको विड्थ पता है, वेब का थिकनेस,
तो आप उससे अपना चेक करेंगे टॉप ये, और ये चेक करेंगे कि ये 0.4 से FY से कम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उससे कम आ रहा है तो शेयर के लिए चेक हो गया, अगर उससे ज्यादा आ रहा है इसका मतलब है कि ये सेक्शन बेंडिंग में पास हो रहा है लेकिन शेयर में फेल हो रहा है, तो आप उसके फिर नेक्स्ट वाला सेक्शन चूज करेंगे, कितने रेंज से फेल हो रहा है ये देख लेंगे। अगर आपका आ रहा है 0.42 FY, इसका मतलब है कि आप जैसे ही नेक्स्ट सेक्शन लेंगे तो ये आपको रिड्यूस होकर 0.39 FY तक आ जाएगा, जो 0.4 से कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको चूज करना होगा कि आप कौन सा अपना सेक्शन लेंगे। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये है आपका डिजाइन स्टेप्स फॉर लैटरली सपोर्टेड बीम। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लैटरली अनसपोर्टेड बीम्स का, कि उस केस में आपका क्या कंडीशंस होगा। और 0.66 FY अगर आपका परमिसिबल मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता है बेंडिंग स्ट्रेस का, तो वो वैल्यू आपको कहां से ऑब्टेन होगा। तो अब हम लोग लैटरली अनसपोर्टेड बीम्स का डिजाइन स्टेप्स हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे हम लोग अनसपोर्टेड बीम्स के केस में हम लोग सिग्मा FBC हम लोगों का कैसे चेंज हो जाता है, ये सारी चीजों को हम लोग अब समझेंगे। ये कैलकुलेशन जो है ये थोड़ा सा आपको लेंदी होगा, क्योंकि लैटरली जो सपोर्टेड होता है वो न्यूमेरिकल जो है वो आपको बहुत ही स्मॉल न्यूमेरिकल होता है, क्योंकि उसमें आपको 0.66 FY सिग्मा पता है, आपको सिर्फ Z रिक्वायर्ड निकालना है और Z प्रोवाइडेड आपको दे देना है। लेकिन आपको 6 मार्क्स की अगर आप न्यूमेरिकल की अगर बात करेंगे तो उसमें चांसेस है कि आपको लैटरली अनसपोर्टेड बीम्स का न्यूमेरिकल दे दे, तो उस केस में आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने होंगे, और उसके लिए आपको IS कोड में एक आपको टेबल भी रिक्वायर्ड होगा, जो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे आप अपने लोड्स के हिसाब से, ये आपका बेसिक स्टेप्स होगा, क्योंकि आपको जब मोमेंट ही नहीं पता होगा तो आप बीम डिजाइन किसके लिए करेंगे। बीम में मेन आपका लोडिंग ही होता है, ट्रांसवर्स लोडिंग, जो कि आपका बेंडिंग मोमेंट आता है लोड्स की वजह से। तो बेंडिंग मोमेंट आप कैलकुलेट कर लेंगे, कंडीशंस जो भी होगा, पॉइंट लोड होगा तो उसके अकॉर्डिंगली, और आपका यूडीएल होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। उसके बाद आप सिग्मा BC या T जो भी कॉम्प्रेशन या टेंशन की जो भी हम लोग बात करेंगे, तो उसको आप क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि 0.66 FY से कम है, क्योंकि ये तो आपको पक्का पता होना चाहिए कि लैटरली अनसपोर्टेड के केस में, लैटरली सपोर्टेड के केस में 0.66 FY होता था इक्वल, लेकिन जब आप लैटरली अनसपोर्टेड का बात करेंगे तो 0.66 FY से रिड्यूस हो जाएगा आपका परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि आपका इस बार टॉप सपोर्टेड है नहीं, तो टॉप सपोर्टेड है नहीं तो उसका जो बेंडिंग कैपेसिटी होता है वो आपको रिड्यूस हो जाएगा, तो जब रिड्यूस जाएगा तो आपका बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू रिड्यूस जाएगा जो आपको मिलता है। तो अब आपको कितना हो जाएगा, तो 0.66 से कम होगा, अभी आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे कि एक एज्यूम करेंगे कि 0.45 आप अपने न्यूमेरिकल्स के लिए एक वैल्यू लेंगे कि ये आपका एज्यूम्ड वैल्यू है। अब इससे ज्यादा होगा या कम होगा वो जब आपका लास्ट में सॉल्यूशन आएगा तो उसमें क्रॉस चेक हो जाता है। तो आप क्या करेंगे 0.45 आप FY अपना एज्यूम कर लेंगे, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे M बाई सिग्मा BC करेंगे, तो आपको सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड जो होगा Z रिक्वायर्ड ये आपको मिल जाएगा, इससे आपको आ जाएगा Z रिक्वायर्ड। अब आपका Z रिक्वायर्ड मिल गया, अब आप स्टील टेबल ओपन करेंगे और एक ऐसा I सेक्शन चूज करेंगे जो लाइट वेट भी हो और इस Z रिक्वायर्ड से ज्यादा उसका Z प्रोवाइडेड आ रहा हो, तो वो वाला आप चूज कर लेंगे और उसका सारा प्रॉपर्टीज जो है वो आप नोट डाउन कर लेंगे। अब सारा प्रॉपर्टीज मतलब क्या क्या, ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ स्टेप नंबर 5 में आपको मेंशन किए हैं, ये 5 प्रॉपर्टीज आपको 6 प्रॉपर्टीज आपको इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि आपको इसमें आपका ओवरऑल डेप्थ, ये तो आपको पता ही रहेगा जब आप जो सभी आई सेक्शन चूज करेंगे 300, 400, 500, तो ये कैपिटल D आपका हो जाएगा ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम। ठीक है, उसके बाद उसमें आप जो दूसरा प्रॉपर्टी चूज करेंगे उसमें आपको गिवन रहता है फ्लेंज वेब का आपको लेंथ इफेक्टिव, तो वेब का लेंथ आपको स्टील टेबल में गिवन रहता है D1, तो ये D1 का मतलब है डेप्थ ऑफ वेब। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा स्टील टेबल से। उसके बाद आपको ये T वैल्यू मिल जाता है जो कि आपका मीन थिकनेस होता है आपके फ्लेंज का, तो T इज इक्वल टू मीन थिकनेस ऑफ कॉम्प्रेशन फ्लेंज, ये हम लोगों को चाहिए कॉम्प्रेशन फ्लेंज का। जब आपका इक्वल है तो आपको स्टील टेबल में कॉम्प्रेशन टेंशन दोनों के लिए सेम ही प्रोवाइडेड होगा जो कि आपको T का वैल्यू होगा। ठीक है, उसके बाद आएगा TW जिसको हम लोग कहेंगे वेब थिकनेस, ये वाला वेब का हम लोग थिकनेस लेंगे, फ्लेंज का थिकनेस हो गया, वेब का थिकनेस ले लेंगे, टोटल का हाइट मिल गया और वेब का हाइट मिल गया, ये 4 वैल्यूज आपको स्टील टेबल में यहाँ मिल गए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में कि आपका इफेक्टिव लेंथ कितना है कॉम्प्रेशन फ्लेंज का। कॉम्प्रेशन फ्लेंज क्या मतलब आपका टोटल स्पैन जिसपे आप बीम निकाल रहे हैं उस पे आपका इफेक्टिव लेंथ कितना है। अगर आपको क्लियर लेंथ मिला हुआ है कि आपको अगर 6 मीटर का आपका क्लियर लेंथ है तो आपको उस क्लियर लेंथ आपको इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए भी कुछ आपके कंडीशंस होते हैं जो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उससे आपको अपना इफेक्टिव लेंथ निकालना होगा। जैसे हम लोग अपने स्ट्रट के केस में किए थे 0.7 होता है, 0.85 होता है और या फिर 1 होता है, उसी तरह से आपको इस बीम के केस में भी होता है कि आपको सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर के हिसाब से कुछ कंडीशंस दिए हुए रहते हैं, उससे आप निकाल लेंगे कि आपका इफेक्टिव लेंथ कितना होगा। ठीक है, उसके बाद RY आपको स्टील टेबल से मिल जाएगा जो आपको होगा रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट YY एक्सिस।
आपको चाहिए सिर्फ आर वाई का वैल्यू, आर एक्स का वैल्यू आपको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको आर वाई लेना होता है जो हमारा वीकर सेक्शन होता है। तो वीकर सेक्शन हमारा वाई वाई सेक्शन है, एक्स एक्स हमारा बीम के केस में वीकर नहीं होता है। ठीक है, तो ये 6 वैल्यूज आप नोट डाउन कर लेंगे स्टील टेबल से, जो भी आप जेड के हिसाब से आप प्रोवाइड करेंगे स्टील सेक्शन। उसके बाद IS 800 1984 में टेबल 6.1A to F आपको 6 टेबल है, पेज नंबर 57 से 62 में, उसमें आपको A B C D E F करके 6 टेबल प्रोवाइडेड है, जो टेबल नंबर 6.1 के अंदर में आता है। इससे हम लोग यूज करेंगे और हम लोग अपना निकालेंगे एक्चुअल सिग्मा BC, जो हम लोगों का इस सेक्शन के प्रॉपर्टीज के हिसाब से उस टेबल में आपको दिया हुआ है। इसका एक छोटा सा सैंपल यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। आपको ये जो 6 टेबल्स हैं ये आपको अलग अलग FY और FY और T/TW और आपको D1/TW, ये 3 कंडीशन के हिसाब से आपको 6 टेबल्स बने हुए हैं। किसी में आपको FY 250 के लिए आपको ये पूरा वैल्यूज गिवन है, किसी में FY 340 के लिए, किसी में FY 410 के लिए और किसी में FY 500 के लिए। ऐसे करके आपको टोटल 6 टेबल्स गिवन है। आपको चूज करना है कि आपका ग्रेड ऑफ स्टील कौन सा है। अगर आपको आई स्कोर ले जाने देता है तो ये सारा केसेस में तब आएगा। अब आपको चूज करना है कि FY आपका कितना है। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है T/TW, मतलब वेब थिकनेस बाई फ्लेंज थिकनेस बाई वेब थिकनेस, इसका रेशियो निकालना है। और D1/TW, ये जो सारा रेशियो के हिसाब से आपको डिसाइड होता है कि आप कौन सा टेबल चूज करेंगे। इसमें गिवन होता है T/TW ग्रेटर देन 2 और D1/TW लेस देन 180, इस तरह से करके आपको टेबल गिवन है। तो अब अगर आपके एग्जाम में अगर आपको स्टील टेबल नहीं ले जाने देता है तो उस केस में आपको कुछ ऐसा टेबल देगा जो किस केस के लिए है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। फिर आपको ये T/TW, D1/TW, L/RY तो आपको चाहिए, ये दोनों वैल्यूज आपको रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन ये दोनों और FY ये किस कंडीशन का टेबल है इससे आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। ज्यादा चांसेस है कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन देगा एग्जाम में तो आपको ये टेबल उसमें प्रोवाइड कर देगा, जिसमें आपको कैपिटल D/कैपिटल T ओवरऑल डेप्थ डिवाइडेड बाय फ्लेंज डेप्थ, इसके हिसाब से एक रेशियो गिवन है 8, 10, 12, 14 करके बहुत बड़ा सा टेबल है। और इसमें आपको L/RY जो आपका स्लेंडरनेस रेशियो होता है, इसके हिसाब से आपको ये दो वैल्यूज के हिसाब से, ये वाला जो वैल्यूज आप ग्रीन में देख रहे हैं टेबल में, ये आपको सिग्मा BC का वैल्यूज। तो आपको L/RY निकालना है। RY आपको जो आप चूज करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। L आप यहाँ से इफेक्टिव लेंथ निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में इफेक्टिव लेंथ गिवन है तो आपका कैलकुलेशन सेव हो जाएगा। उसके बाद D/T का आप रेशियो निकाल लेंगे और उसके हिसाब से आप इंटरपोलेट करेंगे। अगर आपका 42 आता है लैम्डा तो आप उसके हिसाब से इंटरपोलेट करके आप अपना सिग्मा BC आप निकालेंगे। टेबल में ये चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जो सबसे पहला वैल्यू है मैक्सिमम ये 160 है और बाकी सारे वैल्यूज उसके बाद रिड्यूस ही होते जाते हैं। इसका मतलब है कि आपका जब हम लोग सपोर्टेड का केस लेते थे, लैटरली सपोर्टेड, तो उस केस में 0.66 FY होता था। अगर आप 250 का एग्जांपल लेंगे तो उस केस में आपको 250 के लिए 0.66 कितना होता है 165। यहाँ आपको गिवन है 160 से ही नीचे, मतलब 161 तो होगा ही नहीं किसी में स्ट्रेस। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि जो भी वैल्यू है वो रिड्यूस तो हो रहा है। आप 165 उसमें लेते थे, इसमें 160 या उससे बियॉन्ड लेंगे तो कितना लेंगे, वो जो आपका यहाँ पे एक्चुअल आएगा वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि जैसे हम लोगों का आ गया 158 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये आ गया हमारा बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेटेड। एक्चुअल हम लोग एज्यूम किए थे 0.45, इसके हिसाब से हो सकता है 110 लिए होंगे, लेकिन आपका आ रहा है 158। अब 158 आपका बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है तो आप एक तरह से ये वाला फॉर्मूला समझिए, P=A/σ, ये आप करते थे। तो आपको अगर टोटल लोड निकालना है तो आप जितना एरिया है उसका परमिसिबल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करते थे तो ये आपको P निकल जाता था। ये आप करते थे टेंशन और कंप्रेशन के केस में। इस केस में आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एक वर्ड होता है, आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जो एक्चुअल आपका सिग्मा BC आप अभी निकाले हैं और जो आप सेक्शन मॉडुलस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस सेक्शन मॉडुलस से जब आप सिग्मा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या देगा, मोमेंट देगा। जब आप एरिया से मल्टीप्लाई करते थे सिग्मा तो वो आपको लोड देता था, यही होता था। तो इसलिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको क्या होता है, अब ये समझिए, किसी भी एक सेक्शन का एक अपना कैपेसिटी होता है बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करने का। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू जो एक कोई भी सेक्शन रेजिस्ट कर सकता है वो कहलाता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दैट सेक्शन। अगर हम लोग ISMB 250 लेंगे तो उसका आपको जो भी आपका सिग्मा BC होगा उससे उसका जब आप Z प्रोवाइडेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बता देगा कि ये कितना किलो न्यूटन मीटर तक का मोमेंट को रेजिस्ट कर सकता है। तो अगर आपका क्वेश्चन में जो आपका मोमेंट है अगर वो इससे ज्यादा आएगा तो वो किसी भी हाल में उसको रेजिस्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो आपका उससे बिलो है। ठीक है,
तो आप जो बीम चूज किए हैं उसका जो आप जेड आप चूज कर रहे हैं, जो आप जेड प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आता है वो हमेशा आपका मूवमेंट जो आपके लोड की वजह से आ रहा है उससे जब तक ज्यादा नहीं होगा तब तक आप जो चूज किए वो पास नहीं होगा, क्योंकि आपका एक्चुअल में अगर लोड की वजह से मूवमेंट आ रहा है 100 किलो न्यूटन मीटर और अगर आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही 90 किलो न्यूटन मीटर का है तो इसका मतलब है कि ये बीम फेल हो जाएगा, फिर आपको साइज जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमेशा जब आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे उसके आपको स्टार्टिंग में अगर मोमेंट पता है कि आपका कितना आ रहा है, उसके बाद आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ग्रेटर है या नहीं है। अगर ग्रेटर है तो हमारा ये वाला जो सेक्शन आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये बेंडिंग के हिसाब से हमारा फाइनल हो गया है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, शेयर फोर्स निकालेंगे WL/2, अगर यूडीएल का केस होगा तो WL/2 का आप शेयर फोर्स निकालिए और उसके बाद आप अपना शेयर के लिए इसको चेक कर लीजिए कि आपका जो एवरेज शेयर स्ट्रेस आता है वो आपका 0.4 FY से कम आता है या नहीं आता है। अगर वो उससे कम आता है तो इसका मतलब बेंडिंग में ओके था ही, शेयर में भी ओके हो गया, तो ये वाला सेक्शन आपका फाइनल हो गया। तो ये होगा आपका जब आप अनसपोर्टेड बीम्स के लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स का केस लेंगे तो उस तरह आपका ये डिजाइन का स्टेप होगा। जब आप सपोर्टेड का केस लेते हैं तो वो तो बहुत छोटा 3-4 स्टेप्स में था, आपको 0.66 FY पता है, आपको ये इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग फटाफट वो डिस्कस कर लेते हैं कि आपका इफेक्टिव लेंथ का क्या क्या कंडीशंस है और उसके बाद हमारा ये थ्योरी पोर्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बिल्टअप सेक्शन का जहां तक बात है तो वो हम लोग बिल्टअप सेक्शन का एक न्यूमेरिकल करेंगे, वो उसी में आपके सारे स्टेप्स जो हैं उसका कोई फिक्स्ड आपका स्टेप्स नहीं होता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे वो चलेगा, लेटरली सपोर्टेड या अनसपोर्टेड रहेगा। हम लोग जब उसको कैलकुलेट करने लगेंगे तो बिल्टअप सेक्शन क्या होता है कि एक आई सेक्शन, इसके ऊपर में आपका एक प्लेट इस तरह से आ जाएगा। तो अब ये प्लेट कैसे हम लोग चूज करेंगे, उसका साइज क्या होगा, तो वो आपको जब हम लोग कैलकुलेशन करते रहेंगे तो उसमें ही हम लोग उसको फॉर्मूला को भी साथ साथ ही डिस्कस करते रहेंगे कि किस कॉन्सेप्ट से हम लोग कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल के साथ साथ ही आपको बिल्टअप सेक्शन का थ्योरी भी है वो डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इफेक्टिव लेंथ का, हमारा लास्ट टॉपिक आज का, कि इफेक्टिव लेंथ किस तरह से हम लोग बीम के केस में कैलकुलेट करेंगे। अब इफेक्टिव लेंथ के लिए आपको एक सिर्फ ये छोटा सा टेबल याद रखना है। हालांकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें हमेशा आपको इफेक्टिव लेंथ क्वेश्चन में साथ में गिवन रहता था, लेकिन अगर इनकेस कभी आपको क्लियर लेंथ अवेलेबल हो या आपको टोटल लेंथ बता दे और आपको फिर उसमें इफेक्टिव लेंथ लेना पड़े तो इफेक्टिव लेंथ के लिए आपको कुछ कंडीशंस है। दो तरह के बीम्स यूज होंगे, एक सिंपली सपोर्टेड और दूसरा कैंटिलीवर बीम्स। फिक्स्ड बीम का कैलकुलेशन मैनुअली होता भी नहीं है और वो आपके सिलेबस में होगा भी नहीं, तो आपको या तो सिंपली सपोर्टेड आएगा या आपको कैंटिलीवर आएगा। सिंपली सपोर्टेड आएगा उसमें आपको जो लेटरल के लिए जो आप रिस्ट्रेन करते हैं, तो अगर आप अनरिस्ट्रेन करेंगे मतलब आप रिस्ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो आपका जो भी क्वेश्चन में एल गिवन होगा वो आपका इफेक्टिव लेंथ एल हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिस्ट्रेन कर रहे हैं मगर फुल्ली रिस्ट्रेन नहीं होकर के अगर पार्शियली रिस्ट्रेन हो रहा है तो उस केस में आपको 0.85 हो जाएगा, और अगर आप फुल्ली रिस्ट्रेन कर देंगे तो आपको 0.7 इंटू स्पैन लेंथ जो आपको गिवन होगा 6 मीटर का 5 मीटर का, उसमें आप 0.7 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। तो सिर्फ ये तीन वैल्यूज हैं, आसान है। फुल्ली रिस्ट्रेन्ड है तो 0.7, पार्शियली रिस्ट्रेन्ड है तो 0.85 और अगर अनरिस्ट्रेन्ड है, रिस्ट्रेन्ड नहीं है तो एल इज इक्वल टू हम लोग स्पैन ले लेते हैं। फिर जब हम लोग कैंटिलीवर की बात करेंगे तो कैंटिलीवर में एक्चुअली आ जाता है टॉर्जन का कॉन्सेप्ट। टॉर्जन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए आपको बहुत ज्यादा वैल्यूज उसमें होते हैं जिसमें टॉर्जन आपको इंक्लूडेड रहता है। तो आपके लिए सिर्फ एक ही वैल्यूज अभी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका सपोर्ट के अंदर तक आपका पूरा एक कैंटिलीवर बनाया जाएगा, जैसे ये आपका सपोर्ट होता है और यहाँ से आपका एक कैंटिलीवर है, तो अगर आपको ये टोटल आपको लेंथ बता देता है कि अगर 2 मीटर है तो उस केस में अगर आपका इस तरह से कि वो सपोर्ट के अंदर बिल्ट इन किया हुआ है कुछ ऐसा है तो आपको 0.85 इंटू एल लेना होगा। लेकिन कैंटिलीवर भी आपके सिलेबस में नहीं आएगा, ये अभी तक के केस में तो ऐसा नहीं हुआ है। तो इसलिए अगर आपको पूछता है तो इफेक्टिव लेंथ वो आपको दे देगा, क्योंकि वो आपको इतने सारे कंडीशंस समझा के 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतना लंबा चौड़ा नहीं करेगा। लेकिन अगर वो दे देता है कि कैंटिलीवर है और टोटल लेंथ देता है तो आपसे इतना याद रखिए आपको 0.85 इंटू एल करना है, इससे आपको इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगा। फिर आप L/RY करेंगे, फिर उसके आगे आपका कैलकुलेशन जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे वैसे ही होगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये तीन वैल्यूज याद रखना है, 0.7, 0.85 और एल कब कब होगा ये बस ध्यान रखना है। और अगर ये नहीं देता है तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में प्रोवाइड कर देगा कि आपका इफेक्टिव लेंथ इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको ये वाला टेबल का फिर उसमें आपको यूज ही नहीं होगा। तो ये है आपका बीम से रिलेटेड जितना पॉसिबल थ्योरी हो सकता था जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के समय आपके काम आएगा, या फिर कभी आपको बीम के कॉन्सेप्ट जब आप और हायर लेवल पे ले जाएंगे फिर आपको इसमें वेब क्रिपलिंग आता है, लोकल क्रिपलिंग आता है, तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस नहीं किए क्योंकि वो अभी आपका पार्ट नहीं है। तो इसका बीम्स का कैलकुलेशन एक्चुअली बहुत इजी लगेगा क्योंकि आपका एक तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, दूसरा आपका सिलेबस में बहुत शॉर्ट करके दिया हुआ है। अगर आप इसको आगे बीटेक लेवल की बात करेंगे तो अभी जब आप लिमिट स्टेट मेथड की बात करेंगे तो ये बहुत
बहुत ही डिफिकल्ट कैलकुलेशन होता है बीम्स का। बीम इनफैक्ट सबसे डिफिकल्ट कैलकुलेशन माना जाता है स्टील स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, तो आज के क्लास यही आपका सारा कंप्लीट, इसमें आपका थ्योरी होता है। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे बीम से रिलेटेड, और उसमें हम लोग एक बिल्टअप सेक्शन का भी न्यूमेरिकल करेंगे, जो उस न्यूमेरिकल से ही हम लोग उसके थ्योरी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये आपको क्लास पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।